टू माय यूट्यूब चैनल चैथ एडू सर्कल। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक थ्योरी जो दिया गया है मॉर्टन कैप्लांग के द्वारा। इस थ्योरी का नाम है सिस्टम अप्रोच। फ्रेंड्स, मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उसके कॉन्सेप्ट का एक वीडियो डाल चुका हूँ मैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ कि कोई भी लेटेस्ट मैं वीडियो डालूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप पहले देख सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ क्या। डिस्कस द सिस्टम अप्रोच ऑफ मॉर्टन कैप्लांग फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो मॉर्टन कैप्लांग, अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, was known for his contribution to the study of international politics। तो मॉर्टन कैप्लांग जो है एक प्रोमिनेंट मीन्स रिस्पेक्टफुल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है ना। ही एडवोकेट फॉर द यूज़ ऑफ सिस्टम अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उन्होंने दिया है क्या सिस्टम अप्रोच, किस लिए कि हम लोग समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ मीन्स क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग उसको ईजिली समझ सकें, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम अप्रोच दिया है। हेयर आर द की पॉइंट्स ऑफ द कैप्लांग सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ पे ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं कैप्लांग के सिस्टम अप्रोच के बारे में। है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। The balance of power system which existed in the 18th and 19th century in the international field contains 6 interesting behavior traits। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है इसमें उन्होंने 6 इंटरेस्टिंग बिहेवियर ट्रेट्स दिए हैं। चलो देखते हैं वो क्या क्या है। पहला है नेशनल एक्टर्स विल इंक्रीज कैपेबिलिटीज़ थ्रू नेगोशिएशन। तो जो नेशनल एक्टर्स मीन्स, देखो यहाँ एक्टर्स मीन्स जब भी एक्टर बोले तो आपको समझ जाना है कि कोई नेशन, कोई देश की, कोई कंट्री का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नेशनल एक्टर्स हैं विल इंक्रीज देयर कैपेसिटी थ्रू नेगोशिएशन। मतलब अगर कोई नेशन है उसको अपना कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है इन काइंड ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री, तो उसको नेगोशिएशन से करना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट करके, वॉर करके करना चाहिए। इनका ये बोलना है कि हम लोग को नेगोशिएशन करके अपना पावर को इंक्रीज़ करना चाहिए, ना कि किसी देश पे हमला करके कोई वॉर जीत के नहीं करना चाहिए, नेगोशिएशन से करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये है। सेकेंड पॉइंट है ईच नेशन विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजर्व इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि हर नेशन, जितना भी देश है, उसको सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस रखना चाहिए। अगर किसी देश के सामने दो तरह का सिचुएशन आ जाए कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट दे, इंटरनेशनल सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करे कि अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखे, तो इस सिचुएशन में उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हम लोगों को इस सिचुएशन में ऑलवेज हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। National actors will act in opposition to any actor or a coalition of actors seen as rising to predominance in the international system। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई देश, अलग अलग देश, अगर वो प्रीडोमिनेंस मीन्स वो डोमिनेंस अपना क्रिएट करना चाह रहा है, या 2 4 5 देश मिलकर अपना एक डोमिनेंस बनाना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड में और उनका पावर राइज हो रहा है, तो इस समय पे क्या करना चाहिए, जितना भी नेशन एक्टर्स मीन्स जितना भी कंट्रीज़ है उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अगर 2 4 कंट्री मिलकर वो लोग चाह रहा है कि हम लोग अपना जो पावर है वो इंटरनेशनल स्पेयर में बहुत ज़्यादा कर लें, तो यहाँ पे और सब कंट्रीज़ को मिलकर उसको क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए। ये भी उनका कहना है बैलेंस ऑफ पावर में। देखो चौथा उन्होंने क्या कहा कि डिफीट और सबऑर्डिनेट नेशन एक्टर्स ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी हेल्ड टू दैट स्टेटस बाई अदर्स, दे विल बी परमिटेड टू रिज्यूम अ पोजिशन रफली कोऑर्डिनेटेड विद अदर मेंबर ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर कोई नेशन डिफीट हो गया, वॉर में समझ लो कहीं वॉर हुआ और कोई नेशन हार गया, या सबऑर्डिनेट मीन्स कोई छोटा नेशन है, तो हम लोग और नेशन जितने भी और पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कोई अदर बड़ा नेशन उस पर हमला करके उसको अपने अंदर ना मिला ले। उसका सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पे ध्यान देना चाहिए सब नेशंस को। ठीक है, और अगर कोई नेशन हार गया है तो उसको फिर से चांस मिलना चाहिए कि वो फिर से उस अदर मेंबर्स के साथ जाके मिल सके। ऐसा नहीं कि कोई हार गया तो उसको हम लोग हटा देंगे, उसको परमिट होना चाहिए कि रिज्यूम कर सके, मीन्स फिर से स्टार्ट कर सके अपना पोजीशन को, रफली कोऑर्डिनेटेड इन अदर मेंबर ऑफ द सिस्टम। तो मतलब सिस्टम के जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ भी मिलकर वो अपना सिस्टम, मतलब अपना प्रोसेस चला सके। ऐसा नहीं कि कोई हार गया तो उसको हटा देना है सीधे, उसको भी परमिशन होना चाहिए कि वो फिर से अपना पावर को रीगेन कर सके। अब देखो ईच एक्टर्स विल स्टॉप अदर एक्टर फोर्स फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू सुपर नेचुरल प्रिंसिपल्स। तो देखो हर एक्टर्स मीन्स हर कंट्री को, हर स्टेट को
स्टॉप करना चाहिए अदर कंट्री को जो सब्सक्राइब कर रहा मीन्स जो प्रमोट कर रहा है सुपर नेचुरल प्रिंसिपल्स मीन्स जो सुपर नेचुरल प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स है जो बनाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। सो अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पावर गेन कर लेगा तो वो क्या करेगा, फिर डोमिनेंस क्रिएट करेगा पूरे वर्ल्ड में, वो अपना हायरार्की बना लेगा। तो इससे क्या करना चाहिए हम लोग को, कोई अदर स्टेट उसको ज्वाइन ना करे, हमें उसको क्या इंश्योर करना चाहिए। तो अभी आप देखो कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो वो भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि रशिया नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नेटो में शामिल हो। तो ये नेटो क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे रशिया उसको क्या कर रहा, अपोज कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है। तो भी इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल स्पेयर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो हर नेशन को स्टॉप करना चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस, पीस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर हो गया। अब देखो लूज बाइपोल सिस्टम क्या होता है। तो देखो पहले लूज बाइपोलर सिस्टम को देखने से पहले हम लोग को समझना होगा कि बाइपोलर सिस्टम क्या होता है। तो कपलांग का मानना था, अकॉर्डिंग टू कपलांग is likely to be transformed, the balance of power according to Kaplan is likely to be transferred into a bipole system. The bipole system come into existence when two nations with others cooperating nations actors come to form two different blocks. तो देखो बाइपोल सिस्टम क्या होता है पहले। तो बाइपोल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो नेशन मीन्स बड़ा नेशन जो पावरफुल हो उसके साथ और स्मॉल स्मॉल नेशंस आके अलायंस बन जाए, मतलब मिल के दो सुपर पावर बन जाए, तो उसको बोलते हैं बाइपोल सिस्टम। जैसे एग्जांपल में समझ लो, देखो ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, तो ये जब दो नेशंस पावर में आती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं वर्ल्ड स्पेयर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइपोलर सिस्टम। अब देखो लूज बाइपोलर सिस्टम क्या होता है। देखो कपलांग जो बिलीव करते हैं दैट द बाइपोलर सिस्टम मे बी लूज बाइपोलर सिस्टम और टाइट बाइपोलर सिस्टम। तो कपलांग मॉर्टन कपलांग जो है उनका मानना ऐसा है कि जो बाइपोलर सिस्टम है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक लूज बाइपोलर सिस्टम, एक टाइट बाइपोलर सिस्टम। अब देखो लूज बाइपोलर सिस्टम क्या होता है। द लूज बाइपोलर सिस्टम मीन्स द टू सुपर पावर आर सबऑर्डिनेटेड बाई अदर स्मॉल पावर एंड नॉन aligned nation are in which the existence of non-aligned nation result in losing the power of losing the powers of सुपर पावर। तो देखो लूज बाइपोलर सिस्टम ये होता है कि जैसे देखो यहाँ पे ये एक नेशन है, ये एक स्ट्रांग नेशन है, ये दूसरा स्ट्रांग नेशन है, और इसमें और सब छोटे छोटे नेशन आके मिल रहे हैं, तो ये दो नेशन बन रहा है। ठीक है, और अगर मान के चलो कि 10 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे 10 कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्री इसमें गया, कुछ कंट्री इसमें गया, बट अभी भी कुछ इसमें कंट्री हैं, मतलब मान के चलो कि इसमें 3 कंट्री चला गया, इसमें 3 कंट्री चला गया, 6 कंट्री चला गया, अभी भी इसमें 4 कंट्री बचा है। तो 4 कंट्री अब ये दोनों में नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि हम लोग अपना अलग एक ग्रुप बनाएं जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड नेशन। मीन्स वो लोग किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, ना इस पावर का जुड़ना चाहते हैं, ना इस पावर के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो एक तीसरा ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, नॉन अलाइन पावर का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो जब 3 इस तरह का ग्रुप बन जाए पूरे वर्ल्ड में तो उसको बोलते हैं हम लोग लूज बाइपोल सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, लूज बाइपोलर सिस्टम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो क्या होता है लूज बाइपोलर सिस्टम। ईजी लैंग्वेज में कंक्लूड करूँ मैं तो, अगर एक नेशन है दूसरा नेशन है, दोनों पावरफुल नेशंस हैं और बहुत सारा कंट्रीज़ दोनों को आके ज्वाइन कर रहा है, पर बहुत सारा कंट्रीज़ ऐसा भी है जो इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता है, वो लोग अपना अलग एक ग्रुप बनाना चाहता है, तो उसको बोलते हैं नॉन अलाइंड नेशन। तो जब 3 इस तरह का ग्रुप हो जाए तो उसको हम लोग क्या, देखो बाइपोल मतलब क्या होता है 2, पर अगर यहाँ पे इस तरह 3 ग्रुप हो जाए तो वो बाइपोल तो रहा नहीं, तो लूज बाइपोल हो जाता है। ठीक है, अब देखो टाइट बाइपोलर सिस्टम क्या होता है। When the non-aligned state disappeared from the international scene and there remains only 2 super power block, the loose bipolar system will be transformed into tight bipolar system. तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि देखो जब नॉन अलाइंड मीन्स जो तीसरा ग्रुप बना था नॉन अलाइंड स्टेट का, वो लोग डिसअपियर हो जाए, हट जाए, गायब हो जाए इंटरनेशनल सीन से, तो क्या होगा, 2 सुपर नेचुरल ब्लॉक्स बचेगा। तो फिर वो जो 2 सुपर नेचुरल ब्लॉक्स बचेगा वो पावर को पूरा क्या करेगा, अपने अंदर अदर नेशंस को भी ले लेगा। मीन्स एक ग्रुप बन जाएगा, दूसरा ग्रुप बन जाएगा, तो ये जब 2 ग्रुप बनेगा तो इसको हम लोग टाइट बाइपोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर उसमें नॉन अलाइंड स्टेट है तो वो लूज बाइपोलर सिस्टम हो जाएगा, अगर उसमें नॉन अलाइंड स्टेट नहीं है तो वो टाइट बाइपोलर सिस्टम हो जाएगा। बस इतना आसान है, कुछ इसमें अलग नहीं है समझने के लिए। ठीक है, कपलांग फील दैट a tight bipole system can only operate when both the superpower blocks actors are organized in a hierarchical way, otherwise tight bipolar system will again change into loose bipolar system. तो कपलांग ऐसा फील करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है
कैन ओनली बी ऑपरेट, मतलब तभी चल सकता है जब दोनों सुपर ब्लॉक जो हैं वो लोग हायरार्कियल वे में ऑर्गेनाइज हों। मतलब अगर ये एक पावर का ब्लॉक है, ये दूसरा पावर का ब्लॉक है, तो इन लोगों को ऐसा एक्सेप्ट करना होगा कि जो ऊपर वाला है ये नंबर 1 है, हम नंबर 2 हैं, तब ये ब्लॉक अच्छे से चलेगा, टाइट बाइपोलर अच्छे से चलेगा। अगर ये दोनों स्टेट कंपटीशन करने लगे कि नहीं हम हैं नंबर 1, ये बोलेगा हम हैं नंबर 1, तो जब दो नेशन इस तरह, दो ऐसे सुपर पावर ब्लॉक जब एक दूसरे से लड़ने लगे कि नंबर 1 तो हम हैं, नंबर 1 तो हम हैं, तो समझ जाना कि वो फिर टूटेगा और कुछ नेशंस ऐसा होगा जो ये लोग साथ नहीं जाना चाहेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लूज बाइपोल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? तो अ हायरार्कियल सिस्टम इज़ वन इन विच द होल of the world is observed in a universal actor and there remains only one nation। तो देखो हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है ना, मतलब सुपर पावर रहेगा, एक ही सुपर पावर रहेगा पूरा वर्ल्ड में, और वो सारे कंट्रीज मीन सारे स्मॉल एक्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो फिर एक वही सुपर पावर बचेगा पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हायरार्की हो जाएगा। तो इसको हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। दिस टाइप ऑफ हायरार्कियल सिस्टम कैन बी बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव। देखो अब देखो, ये जो हायरार्कियल सिस्टम है ये भी दो भाग में बटा हुआ है, जिसको एक डायरेक्टिव बोलते हैं, एक नॉन डायरेक्टिव बोलते हैं। इट इज़, अगर कोई एक बड़ा स्टेट है, ठीक है, अगर वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट कर लिया है, वर्ल्ड मीन्स वॉर से, ठीक है, वॉर लड़ा और सबको हरा कर अपने आप को पावर में ले आया वो, कि हम ही सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में, कोई और सुपर पावर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टिव। ठीक है। और इफ सुपर पावर, अगर हायरार्कियल पावर जो है वो आया है पूरे वर्ल्ड में, हायरार्कियल पावर मीन्स एक ही नेशन सबसे आगे है, पर वो अगर डेमोक्रेटिक रूल्स से चल रहा है, अपने डेमोक्रेटिक रूल्स के कारण वो पूरे वर्ल्ड में आगे है, तो इसको नॉन डायरेक्टिव वे होगा। ठीक है। Motan Kaplan believe that in the directive system there will be a great tension, but in the non-directive system there will be a comparative less tension। तो उनका मोटान कपलांग जो है, जिन्होंने ये थ्योरी दिया है, उनका ये मानना है कि जो डायरेक्टिव सिस्टम है वो ग्रेट टेंशन मीन्स बहुत ज़्यादा टेंशन वाला सिस्टम है, बट जो नॉन डायरेक्टिव सिस्टम है उसमें टेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नॉन डायरेक्टिव जो है वो डेमोक्रेटिक रूल से चलता है, और डायरेक्टिव जो है वो वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करके जीत के कर चलता है। तो आप ही सोचो, अगर कोई चीज़ डेमोक्रेटिक वे से चल रहा है तो वो लेस टेंशन वाला ही होगा, और कोई चीज़ कॉन्क्वेस्ट मीन्स किसी को हरा के, किसी को मार के अगर हम लोग पावर में आए हैं, तो उससे क्या होगा, टेंशन हमेशा बढ़ेगा। पॉइंट है द यूनिवर्सल सिस्टम। द यूनिवर्सल सिस्टम अकॉर्डिंग टू कपलान इज लाइकली टू कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज national actors function in the loose bipole system. These type of system will be most integrated into which the judicial, economical, political function will be performed by the universal actors like UN। तो देखो यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होगा ना, कि कपलांग का ऐसा मानना था कि यूनिवर्सल सिस्टम में जो भी जितना भी नेशनल एक्टर्स हैं वो लोग जो है वो लूज बाइपोल सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो लूज बाइपोल सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमारा कंट्री इंडिया जो है वो नॉन अलाइंड नेशन से जुड़ा है। ठीक है। तो जब लूज बाइपोल सिस्टम चलेगा तो इससे क्या होगा कि यूनिवर्सल सिस्टम चलेगा। जैसे कैसे कि इसमें देखो, यूनिवर्सल एक्टर्स लाइक यूएन, ये लोग जुडिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ये सब फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा यूएन से। मीन्स यूनिवर्सल सिस्टम में जो नेशन चाहे वो उसके साथ जुड़ सकता है। कोई पावरफुल नेशन के साथ जुड़ना चाहे तो पावरफुल नेशन के साथ जा सकता है, कोई नॉन अलाइन नेशन के साथ जाना चाहे तो उसके साथ भी जा सकता है। और इस यूनिवर्सल सिस्टम में जो भी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फंक्शन जो होगा वो परफॉर्म किया जाएगा या इंटीग्रेटेड होगा, जुड़ा हुआ होगा यूएन के साथ, यूनिवर्सल एक्टर्स के साथ। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सिस्टम कहते हैं। इन दिस सिस्टम नेशन विल यूज़ पीसफुल मीन्स टू गेट देयर ऑब्जेक्टिव। तो इस सिस्टम में, यूनिवर्सल सिस्टम में जितना भी नेशन है, जितना भी कंट्री है, वो लोग पीसफुल मीन्स पीसफुल तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को अचीव करना चाहेगा। बिकॉज यूनिवर्सल एक्टर्स विल बी क्वाइट पावरफुल। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सल एक्टर्स हैं, यूनिवर्सल एक्टर्स मैं फिर से बता दूँ, यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये लोग क्या, ये लोग यूनिवर्सल एक्टर्स हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा नेशंस का वो पीसफुल मैनर में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सल एक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि ये
पावरफुल हैं तो ये प्रिवेंट करता है नेशनल एक्टर्स फ्रॉम रिजोर्टिंग टू फोर्स। मतलब अगर कोई नेशन चाहे दूसरे नेशन पे फोर्स करें, फोर्सफुली कुछ कर सके, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सल एक्टर्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एज सच ऑल सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कुड बी सेटल्ड इन दिस सिस्टम। तो जितना भी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है एक नेशन दूसरे नेशन के बीच में, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये जो यूनिवर्सल एक्टर्स लाइक यूनाइटेड नेशंस हो गया, तो ये लोग अपना असिस्टेंट, अपना राय देगा, अपना अपना इशू, मतलब कोई भी इशू है तो उस पर अपना राय देके उस सिस्टम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सेटल करेगा। ठीक है, जैसे अभी इंडिया चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन में जाके अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है इंडिया को इन सब सिचुएशंस के कारण। तो यहाँ पे फिर यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन देगा इंडिया को कि क्या इंडिया को करना चाहिए, और एज अ सेम टाइम वो वार्न करेगा अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड पाकिस्तान कि आप लोगों को ये मीन्स ऑफ जो काम आप कर रहे हो इंडिया के साथ वो आपको स्टॉप करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है यूनिवर्सल सिस्टम में ये जो यूनिवर्सल एक्टर्स लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो यूनिट वीटो सिस्टम क्या होता है। द यूनिट वीटो सिस्टम अकॉर्डिंग टू कपलांग exhibit feature of genuine peculiarity or manner. Kaplan hold that it might come into existence if all nation actor of the system had a weapon of such a character that attack it even though it cannot prevent its own destruction. The existence of this system is that each nation actor will be able to destroy the others. तो देखो सिंपल वे में अगर हम लोग समझें कि यूनिट वीटो क्या है, तो यूनिट वीटो सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जितना भी नेशनल एक्टर्स मीन्स जितना भी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ वेपन होना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ हथियार होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर समझ लो एक नेशन है जो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत सारा वेपन है, एटॉमिक एनर्जीज़ है, लाइक एटॉमिक बॉम्ब है, और कोई एक अदर नेशन है उसके पास उतना वेपनाइज्ड नहीं है, वो उतना उसके पास एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं है, तो वो क्या होगा कि हमेशा थ्रेट में रहेगा वो उस बड़े नेशन के खिलाफ कि वो कब हम पे हमला कर देगा, कब हम पे हमला कर देगा। तो जब हर नेशन के पास मतलब जितना भी देश है सबके पास सेम अमाउंट ऑफ वेपन होगा, तो हर देश एक दूसरे से डरेगा। क्योंकि अगर मैं समझ लो मैं चाहूँ कि दूसरे नेशन पे हमला कर दूँ, तो फिर मैं भी खुद से ही डरूंगा, क्योंकि उसके पास भी तो हथियार है, वो भी तो मुझ पर हमला कर देगा। तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन इक्वल हो जाएगा, जितना भी जो इफेक्ट होगा क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या कि सब नेशन एक दूसरे से डरेगा कि कोई अगर हम हमला करेंगे तो वो भी मेरे पे हमला कर देगा। जैसे देखो अभी की करंट सिचुएशन के बारे में बताऊं तो देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। रशिया जो है वो एटॉमिक नेशन है, मीन्स उसके पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, बट बात करें यूक्रेन की तो उसके पास एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं है। तो देखो रशिया जो है वो पूरे कंट्री को ख़त्म कर चुका है, यूक्रेन जो कंट्री है उसको पूरा एकदम बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया एकदम। फिर भी यूक्रेन उसको कुछ नहीं कर पा रहा है, मीन्स लड़ तो रहा है पर ऐसा नहीं कि कोई बॉम्ब गिरा रहा है उस पर, क्योंकि उसका एटॉमिक शक्ति है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूक्रेन जो है वो रशिया से दब गया। तो अब समझ लो कि अब दूसरा केस में समझो कि अगर रशिया और यूक्रेन दोनों एटॉमिक कंट्री होता और रशिया उस पर हमला करता यूक्रेन पे, तो तुमको क्या लगता है कि इतना दिन अभी तक लड़ाई चलता? यहाँ पे यूक्रेन जो है वो रशिया पे एटॉमिक बम गिरा चुका होता और रशिया अभी तक ख़त्म हो चुका होता। ठीक है, तो यूनिट वीटो सिस्टम हमें यही बताता है कि इस वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सबके पास इक्वल नंबर ऑफ वेपन होने चाहिए, कि सबके मन में एक दूसरे के प्रति डर बना रहे कि अगर मैं हमला करूंगा तो वो भी हमला करेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।